सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन द कोर्स ऑफ जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के कोर्स में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम, जिसमें हम लोग न्यूटन्स के तीनों लॉ देख लिए थे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तीनों से एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे कुछ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे। और भी अगर आपको कोई एग्जाम्पल्स लगता है कि नहीं सर ये एग्जाम्पल बताना चाहिए था, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी इसका एक छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है इस चैप्टर का। देखिए हम जो आपको सिलेबस करा रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी का चैप्टर के अनुसार करा रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स एनसीईआरटी के चैप्टर में जैसे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, एनसीईआरटी का चैप्टर में जितना चीज़ दिया हुआ है, जितना उसके सिलेबस में है उतना करवा रहा हूँ। वो एक चैप्टर मैंने एक बनाया है। फिर इसके बाद जैसे ग्रेविटेशन है, तो ग्रेविटेशन में जितना टॉपिक्स दिया हुआ है सारे को मैं कवर करवाऊँगा। और इसके अलावा मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, जो मतलब बुक के अलावा कुछ साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इसरो का मिशंस वगैरह के बारे में, नासा के मिशन वगैरह के बारे में, तो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास को देखते रहिए और लास्ट तक देखिए। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराया जाता है क्लास में, तो लास्ट तक आप लोग को वीडियो में बने रहना है, ठीक है। तो आज का जो पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मतलब संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इफ देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब किसी वस्तु के निकाय, मतलब सिस्टम ऑफ बॉडी, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक टर्म क्या है, सिस्टम ऑफ बॉडी है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्यों सिस्टम ऑफ बॉडी लिखा गया, या वस्तु का निकाय क्यों लिखा गया, ठीक है। वस्तु के निकाय का संवेग हमेशा नियत रहता है, नियत मतलब कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। अगर उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, ये देखिए कीवर्ड है, सिस्टम ऑफ बॉडी एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो पहले सिस्टम ऑफ बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स तो आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो मान के चलो कि एक ब्लॉक है ऐसे, एक और ब्लॉक है, दो ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, दोनों एक ही सरफेस पे है। ये ब्लॉक 1 है, वो मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये जाके इससे टकराने वाला है, ठीक है, ये क्या करने वाला है, इससे जाके टकराने वाला है। अब इससे जब टकराएगा, कोलिजन होगा दोनों में, तो क्या होगा, ये भी कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। हो सकता है ये यहाँ पे रुक जाए, ये मूव करने लगे, कुछ भी कंडीशन हो सकता है। तो अभी इसका मोमेंटम मान लो, इसका मास 1 kg है, इसका मास कितना है, मान के चलो 2 kg। तो इस पूरे सिस्टम का, सिस्टम मतलब जो दो बॉडी पूरे इस प्रक्रिया में या पूरे प्रोसेस में ये दो बॉडी हिस्सा लेने वाला है, दो बॉडी पार्टिसिपेट करने वाला है। तो ये दोनों बॉडी मिलके एक साथ क्या कहलाएगा, एक सिस्टम ऑफ बॉडी। अगर एक और बॉडी, अगर तीसरा ब्लॉक भी रहता, अगर ये उससे जाके फिर तीसरे वाले से टकराने वाला रहता, तो पूरा सिस्टम ऑफ बॉडी में कितना बॉडी हो जाता है, 3 बॉडी हो जाता है। पूरे सिस्टम में 3 बॉडी हो जाता है, लेकिन अभी 2 ही बॉडी है, ठीक है। अभी पूरा सिस्टम में कितना बॉडी है, 2 बॉडी है। अब ये इसमें सोचो टकराएगा, तो इसकी मोमेंटम अभी कितनी है। अगर हम पूरे सिस्टम का मोमेंटम लिखेंगे, समझो कि क्या लिखोगे, टोटल मोमेंटम P इक्वल्स टू क्या लिखोगे, P1 प्लस P2 लिखोगे, ये लिखोगे, ठीक है। P1 मतलब इसका मोमेंटम प्लस इसका, दोनों का मोमेंटम जोड़ेंगे तो ये पूरा सिस्टम मतलब ये पूरा सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। तो पूरा सिस्टम का मोमेंटम कैसे लिखेंगे, 1 × 2 प्लस इसकी वेलोसिटी अभी क्या है, 0 है, प्लस 2 × 0, दैट मीन्स आप क्या लिखोगे, मोमेंटम 2। अब मान लो अब ये टकराया, ठीक है। अब टकराने के बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे रुक गया, कितनी वेलोसिटी से चला हमें मतलब पता नहीं,
ठीक है। तो इसका मोमेंटम मान लो इसका फाइनल वेलोसिटी v1 हो गया टकराने के बाद, और इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 हो गई, तो क्या लिखोगे, ये p इनिशियल, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम मतलब टोटल पूरा सिस्टम का मोमेंटम निकालना है। टोटल अगर फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे अंतिम संवेग का, तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों का मोमेंटम को ऐड करके निकालेंगे, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम मोमेंटम का, ये पूरा सिस्टम का मोमेंटम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। मान लो इसकी वेलोसिटी, एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक कार है, ठीक है, कार है, एक और कार है, ऐसे। अब इसका मास क्या है, m1 है, वेलोसिटी v1 है, इसकी मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, या u1 मान लो अभी, और इसकी वेलोसिटी u2 है, ठीक है। अब ये इस पर कोई एक्सीलरेटर हम लोग नहीं लगा रहे हैं, कुछ नहीं लगा रहे हैं। अगर ये वाला चलते चलते इसमें क्या होता है, कोलाइड कर जाता है, इसके साथ क्या हो गया, कोलाइड कर गया, ठीक है। कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोग इसमें नहीं लगा रहे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे सोचो तो अभी, या फिर सोचो एक ही बॉडी का सिस्टम है, ठीक है, एक ही बॉडी का सिस्टम, दैट इसका मास m1, इसकी वेलोसिटी u1 है, तो इसका मोमेंटम पूरा सिस्टम का क्या कहलाएगा, अगर ये वाला कार नहीं है तो m1 u1 कहलाएगा। अब m1 u1 कहलाएगा तो ये मोमेंटम m1 u1 कब तक रहेगा, जब तक कि इस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। जैसे ही अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें लगा देंगे, क्या होगा, इसकी वेलोसिटी, फोर्स लगाएंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन आएगा तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज करेगा। अब वेलोसिटी जैसे चेंज करेगा मोमेंटम भी चेंज कर जाएगा। लेकिन अगर जब तक हम कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नहीं करें, नहीं लगाए, तब तक इसमें कोई मोमेंटम में चेंज आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सोचो या सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी बॉडी का स्टेट तब तक चेंज नहीं कर सकता इस पे, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। ये बॉडी का स्टेट अभी क्या है कि कांस्टेंट वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है, तो ये कब तक चेंज नहीं करेगा, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाने के बाद ही मोमेंटम चेंज होता है। तो अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे तभी मोमेंटम कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये तो एक बॉडी के लिए हो गया। दो बॉडी के लिए अगर m2 u2 है, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। और अब ये अगर कोलाइड करता है एक दूसरे से, क्या करता है, कोलाइड कर जाता है, ऐसे दोनों से टक्कर हो जाती है। अब टक्कर हो जाती है तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो टक्कर होने के बाद मान के चलो ये v1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये किस वेलोसिटी से चल रहा है, v2 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। तो सोचो प्रारंभिक संवेग कितना होगा, या इनिशियल मोमेंटम, पहले अभी टकराया नहीं, टकराने से पहले वाली की बात करें तो मोमेंटम इस कार का प्लस मोमेंटम ये वाला कार का, ये कार 1 है, ये कार 2 है, तो मोमेंटम ऑफ कार 1 प्लस मोमेंटम ऑफ कार 2 लिखेंगे। मोमेंटम ऑफ कार 1 कितना है, m1 u1, और मोमेंटम ऑफ कार 2 कितना है, m2 u2। तो ये क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम हो गया। वैसे ही तो अंतिम संवेग मतलब फाइनल मोमेंटम जो पूरे सिस्टम का होगा, क्या होगा सोचो तो, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, तो अभी इसके मोमेंट वेलोसिटी u1 से चेंज होकर v1 हो गई, तो इसकी फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगी, m1 v1 प्लस इसका मोमेंटम फाइनल क्या हो जाएगा, m2 v2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। अब इस लॉ के ऊपर चलते हैं। ये लॉ क्या बोलता है, मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इफ देयर इज नो एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब वह किसी वस्तु के निकाय का जो मोमेंटम होगा या संवेग होगा वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो अभी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, क्या नहीं लगा रहे, ये आपस में ही टकराया है दोनों बॉडी, जो फोर्स लगाया होगा ये अपना इंटरनली लगाया होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम इक्वल होना चाहिए। मतलब पहले जितना मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि अभी जितना जो देख रहे हैं, अगर मान लो अभी p मोमेंटम है तो 1 घंटे के बाद भी देखेंगे तो भी मोमेंटम कितना होना चाहिए, p। टकराने के बाद भी देखेंगे तो भी कितना होना चाहिए, p ही होना चाहिए। मतलब जो इनिशियल मोमेंटम, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम क्या लिख सकते हैं,
कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। मतलब P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, मतलब क्या लिख सकते हो आप, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब कुछ लोग को लग रहा होगा सर ये लिख कैसे दिए, डायरेक्ट आपने कुछ प्रूफ किया नहीं, तो देखते हैं इसका एक प्रूफ भी है, हम लोग देख लेते हैं। वैसे प्रूफ आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन 2 मिनट का है, देख लेंगे हम लोग वो भी, ठीक है। स्टेटमेंट आप लोग याद रखिए, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनते हैं, इसके स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। बोलता है कि मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इफ लिख देगा, उसके बाद लिखेगा कि उसमें ऑप्शन रहेगा इफ देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडी, इफ देयर इज नो एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग, इफ देयर इज नो एनी एक्सेलरेशन, इफ देयर इज नो एनी वेलोसिटी, ऐसे करके ऑप्शन बनाएगा, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखना, आप क्या याद रखना, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, ठीक है। और इसका एक और स्टेटमेंट क्या होता है कि मोमेंटम के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये तो आप याद ही रखो, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये बॉडी का मोमेंटम था, अगर ये रुका हुआ रहता, ये जाके उसमें टकराता, अब ये रुक जाता हो सकता है और ये चलने स्टार्ट कर देता, तो क्या होता है, ये अपना मोमेंटम क्या करता है, इसको ट्रांसफर कर देता है। समझ में आ रही बात, ये अपना मोमेंटम क्या करता है, इसको ट्रांसफर कर देता है। तो मोमेंटम ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये क्या हो सकता है, ओनली ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। अब वो देखेंगे कैसे, आगे ट्रांसफर वाला देखेंगे केस, ठीक है। तो अभी आपको क्या याद रखना, और ये स्टेटमेंट इस तरह से बना देगा कि कोई दो वस्तु है, एक की वेलोसिटी पहले u1 थी, उसके बाद u2 हो गई, उसके बाद वेलोसिटी v1 v2 हो गई, तो इसमें से कौन सा जो इक्वेशन है वो सही है, तो ऐसे देगा m1 u1 प्लस m2 u2, एक ये इक्वेशन रहेगा ऑप्शन में, यहाँ माइनस कर देगा, यहाँ प्लस कर देगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा, ऐसे ऐसे ऑप्शंस बनते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 तरह से क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। और फिर इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम में क्या रिलेशन होगा, इक्वल होगा, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स काम नहीं कर रहा, तो इस तरह से क्वेश्चन, मतलब ये स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन घुमा सकता है यहाँ से, ठीक है। तो एक बार इसका और है, इसमें प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। तो हम लोग देखने वाले हैं क्या है, अब वो फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है। तो कंसंट्रेट कीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, इसको समझ जाओगे आराम से। काम करते हैं, बॉल ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में। देखो क्या हो रहा है, सोचो कि ये बॉल है, इसका मास m1 है, दिस इज बॉल 1, दिस इज बॉल 2, इसका मास m2 है, ये अभी u1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये अभी u2 वेलोसिटी से चल रहा है। मान के चलो u1 u2 से बड़ा है, तो ये जाके कभी इसमें टकरा जाएगा, ठीक है। अब टकराएगा, क्या होगा, कोलिजन होगा दोनों में, तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो समझो कि फोर्स 1 ड्यू टू 2, ये 2 वाला 1 पे, या सॉरी 1 वाला 2 पे कैसे फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो फोर्स होगा और ये जो इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, वो जितना फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स सेम होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन उल्टा होगा। मतलब अगर ये मान लो कि F1 होगा, तो ये सॉरी अगर ये F होगा तो ये क्या होगा, माइनस F आएगा। या सोचो F1 F2 लगा रहा है, तो इसमें क्या आएगा, F1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2 होगा। क्यों, इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन उल्टा होगा, ठीक है। मान लो वन बॉडी F1 लगा रहा है, दूसरा वाला बॉडी F2 लगा रहा है, तो दोनों जो फोर्स लगाएगा, तो ये अगर इस पर फोर्स लगाएगा वो एक्शन हो गया, और ये लगा रहा है वो क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। रिएक्शन हो गया तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन एक प्लस होगा एक माइनस, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। अब टकरा गया, ऐसे सोचो, ऐसे टकरा गया, अब क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। अब ये मान के चलो कि कुछ वेलोसिटी v1 से चलना स्टार्ट कर दिया, क्या कर दिया, कुछ वेलोसिटी v1 से चलना स्टार्ट कर दिया। टकराने के बाद वेलोसिटी इसकी चेंज हो गई, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, ये v2 से चलना स्टार्ट कर दिया। ऑल अबाउट पूरा केस यही है, ठीक है। अब इसमें मोमेंटम देखते हैं कि कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम तो आपको इसका पता है क्या होना चाहिए, मतलब प्रारंभिक संवेग,
m1u1 प्लस m2u2 होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज देखो, हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन F1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2 होना चाहिए। F1 क्या है, फोर्स लगाया गया 1 के द्वारा किस पे, 2 पे। ठीक है, अब सोचो कि 2 पे कितना फोर्स लगा हुआ, ध्यान दो तो 2 बॉडी को लेते हैं, या पहले बॉडी किसको लेते हैं, 2 को। अब 2 के पहले वेलोसिटी कितनी थी, u2 थी। अब 1 को भूल जाओ, ठीक है, 1 को भूल जाओ। अब ये थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v2 हो गई। कैसे हुई, इस पे एक फोर्स लगाया गया। कौन सा फोर्स लगाएगा, कोई फोर्स लगाया गया होगा, मान के चलो। ठीक है, कौन सा फोर्स लगाया गया, F1 लगाया गया, 1 लगाया ना उसमें फोर्स। ठीक है, और इसमें मान लो कुछ टाइम इंटरवल कितना हो गया, t। ये कोलिजन टाइम जो है, ये पूरा कोलिजन टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालने वाले क्या, F1। F1 का वैल्यू क्या होगा, इसका मास अगर m है, m2 मास है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फोर्स जो इसमें लगने वाला है कि ये बॉडी का मास कितना है और उसमें उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ, या फिर बॉडी का मास इनटू एक्सलेशन करने वाले हैं। तो ये बॉडी अगर u2 वेलोसिटी से v2 वेलोसिटी में गया, मतलब इसका कुछ एक्सलेशन है इसमें, तभी तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और कुछ टाइम इंटरवल t लिया, तो इसमें एक्सलेशन अगर इसका फाइंड करें हम लोग, तो क्या मिलने वाला है, v2 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। टाइम कितना लिया, जितना कोलिजन टाइम होगा, इसका कोलिजन टाइम कितना है, t है। तो बॉडी 2 का एक्सलेशन कितना होगा, v2 माइनस u2 अपॉन t। ठीक है, m2 इंटू a2, m2 कितना है, m2 ही है, और ये क्या है, v2 माइनस u2 अपॉन t। दिस इज F1। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब ऐसी F2 क्या है, F2 जो बॉडी 2 1 पे लगाने वाला फोर्स। ठीक है, तो जो रिएक्शन होने वाला है, तो इसमें भी सेम केस होने वाला है। क्या, ये पहले u1 वेलोसिटी से चल रहा था, अब कितनी वेलोसिटी से चलेगा, v1 से चलेगा। इसका मास कितना है, m1 है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, m1 इंटू एक्सलेशन करेंगे, इसका भी टाइम कितना लगा है, t लगा है। और जब इसका एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी चेंज किया, u1 से v1 गया, तो v1 माइनस u1 अपॉन t। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फोर्स ड्यू टू 2 on 1। ठीक है, अब इसमें ये वाला इक्वेशन को अप्लाई करते हैं हम लोग, न्यूटन्स थर्ड लॉ वाला, कि जो एक्शन और रिएक्शन इक्वल होगा। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन से देखते हैं क्या मिलने वाला है, F1 इक्वल्स टू माइनस F2। ठीक है, तो F1 का वैल्यू कितना है, m2 इंटू v2 माइनस u2 अपॉन t इक्वल्स टू माइनस ऑफ m1 v1 माइनस u1 अपॉन t। अब यहाँ पे देखिए t और t कैंसिल होने वाला है। ठीक है, t और t क्या होगा, कैंसिल होगा। इसमें मल्टीप्लाई करोगे m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल्स टू माइनस m1 v1 प्लस m1 u1। ठीक है, अब इसको जब अरेंज करेंगे देन वी विल गेट m2 v2 प्लस m1 v1 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, ये इक्वेशन आपको फाइनली मिलने वाला। अब यहाँ से समझो कि इनिशियल मोमेंटम इसका कितना था, m1 u1 प्लस m2 u2 इनिशियल मोमेंटम है ये वाला राइट हैंड साइड में। अब फाइनल मोमेंटम कितना होगा, सोचो ये जब टकराने के बाद ये v1 वेलोसिटी से चल रहा है और ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, v2 वेलोसिटी से, तो फाइनल मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, पूरे सिस्टम का हम लोग मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं, तो दोनों बॉडी का मोमेंटम हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, m2 v2 प्लस m1 v1 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। दैट मीन्स p फाइनल इक्वल्स टू p इनिशियल आया। और इसमें एक और चीज देखिए, अब ये जो फोर्स लग रहा था ना F1 और F2, वो सिस्टम ऑफ बॉडी का इंटरनल फोर्स है। ठीक है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स, ये नहीं कि कोई एक्सटर्नल एजेंट आके इस पे फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स क्या लग रहा है, ये दोनों बॉडी के सिस्टम में अपने आप लग रहा है। ठीक है, ये
अपने आप कोलाइड किया, अपने आप इसमें फोर्स लगा रहा है, ये कोई एक्सटर्नल एजेंट इस पे काम नहीं कर रहा है ये फोर्स लगाने के लिए। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। दैट मीन्स एफ एक्सटर्नल भी क्या है? 0 है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो स्टेटमेंट क्या कहता है कि मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इफ देयर इज नो एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए क्या आया, हमारा इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल आया है और कोई एक्सटर्नल फोर्स भी इस पर लग नहीं रहा है। दैट मीन्स वो जो स्टेटमेंट है वो वैलिड है और इस तरह से हम लोग उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं न्यूमेरिकल, उस कॉन्सेप्ट को, उस स्टेटमेंट को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। क्या है न्यूमेरिक आपका? अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, हम समझा देते हैं आपको हिंदी में क्वेश्चन है क्या। ठीक है, बोल रहा है एक गन है, ठीक है, एक गन है ऐसे, ठीक है। अब ये गन है तो इसमें क्या है कि एक बुलेट है, गन का मास कितना दे दिया है? 6 kg, ठीक है। गन का मास 6 kg, बुलेट मतलब गोली की बात कर रहा है, ऐसे बुलेट फिट रहता है कितना? 10 ग्राम का। इसका मास कितना दे दिया? 10 ग्राम। इसका मास को M2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो बॉडी है, मतलब एक बॉडी गन है, दूसरा बॉडी कौन सा है? बुलेट, ठीक है। यहाँ पे दो बॉडी का मोशन होने वाला है, तो दो बॉडी, तो एक को M1 मान लो, बुलेट को 1 बॉडी मान रहे हैं, गन को बॉडी 2 मान रहे हैं, तो M1 10 ग्राम और M2 6 kg। अब आगे क्वेश्चन देखते हो, बोला अब जो ये बुलेट है वो फायर्ड किया गया कितनी वेलोसिटी से? ,300 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी सोचो, दोनों पहले जब आप पहली बुलेट मतलब फायर करने से पहले इसका वेलोसिटी कितना था? 0 था, ये भी गन में रुका हुआ था, गन का वेलोसिटी कितना था? 0 था, ठीक है। U1 U2 दोनों 0 था। अब जैसे ये निकला, हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़े थे कि ये जैसे यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा? इस पे झटका लगेगा, सॉरी थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़े थे, झटका लगेगा और ये पीछे की तरफ आएगा। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी का मतलब वही होता है, झटका लगने से जो वेलोसिटी पीछे कितनी वेलोसिटी से ये आ रहा है वो वेलोसिटी आपको पूछ रहा है, ठीक है। कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है? मतलब एक तरह से जब ये बुलेट इससे निकला तो इसकी वेलोसिटी क्या थी वो आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल सी बात, वही रिक्वायर्ड वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी मतलब कि फाइनल वेलोसिटी इससे आपसे पूछा जा रहा है, फाइनल पोजीशन क्या था इसका, फाइनल स्टेट क्या था जब बुलेट इससे निकल चुका था, तो उस टाइम की वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है। दैट मीन्स आपसे क्या पूछना जा रहा है? V2 पूछा जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे कौन सा हम लोग इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई करने की बात, तो सबसे पहले देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन पूछ रहा है, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि फाइनली आपको लगाना क्या है इसमें? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों? अब इसके पीछे रीजन है क्यों, तो क्यों वाला देखो बताते हैं क्या होता है। अगर उसका आप स्टेटमेंट याद करोगे तो वो क्या कहता है कि इस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ सोचो तो ये क्या, इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? ये जो बुलेट लग रहा है इसमें कोई, हम आगे बुलेट को धक्का थोड़ी दे रहे हैं, हम बस ट्रिगर दबाएंगे, ये गन इस पर फोर्स लगाएगा, उस वेलोसिटी से ये निकलेगा, जो भी होगा ये ऑटोमेटिक होने वाला है, ये इंटरनल फोर्स काम करने वाला है, कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं आएगा इस बुलेट को यहाँ से निकालने के लिए। दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0 है। पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। और सिस्टम में क्या क्या दो बॉडी है, एक बुलेट है और दूसरा क्या है? गन है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे जब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे, संवेग संरक्षण का नियम अप्लाई करेंगे, तो क्या कहेगा कि M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 होना चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है। अब M1 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 10 ग्राम। केजी में चेंज करोगे तो 10/1000, दैट मीन्स यू विल गेट 1/100 kg। ठीक है। अब M1 कितना है? 1/100 इंटू U1 0, ये 6 kg 0, 1/100 इंटू 3 प्लस M2 6 और V2 आपको फाइंड करना है। ठीक है, V2 क्या करना है? आपको फाइंड करना है।
ये वाला पूरा 0 हो गया, ये इधर से आएगा 3/100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6v2, क्या आ जाएगा माइनस में। अब v2 फाइंड करोगे, यू विल गेट 3/100/6, कुछ ऐसा मिलने वाला आपको, ठीक है, 3/100/6, तो 3 से 2 टाइम्स, तो v2 इक्वल्स टू 1/200, और इसको करोगे तो 1/2 इंटू 10⁻², एंड 0.5 इंटू 10⁻², और फाइनली आपको क्या मिलेगा, इसको कैलकुलेट करोगे 0.005, ठीक है, सॉरी ये 300, दिस इज 300, ये क्या है 300 है ना, 0 कट जाएगा, ये -2 भी नहीं देगा, 1/2 बचने वाला है। आपको फाइनली वेलोसिटी v2 क्या मिलने वाला है, -0.5 मीटर पर सेकेंड मिलने वाला है, ठीक है। ये आपका फाइनल वेलोसिटी आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखो ये माइनस में आया तो सर माइनस में ऑप्शन तो है नहीं, तो ये माइनस में इसलिए आया कि अगर आप इधर की वेलोसिटी को हम क्या लिए थे +300, आपको पता वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी तो प्लस माइनस लेके चलना पड़ेगा, इसको अगर आप +300 एज्यूम करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या पुट किए हैं +300 पुट किया है, तो ये क्या होगा उल्टा डायरेक्शन में ना रिकॉल होगा, रिकॉइल कैसा होगा उल्टा डायरेक्शन में, मतलब ये झटका किधर लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो वेलोसिटी आना चाहिए वो क्या आना चाहिए निगेटिव आना चाहिए, तो निगेटिव क्या शो कर रहा है कि ये पीछे की तरफ झटका लगने वाला है, ठीक है। समझ में आया कि रिकॉइल ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे करने वाले हैं। और अब आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन लिए हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन लिखा नहीं हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है। बोला एक बुलेट है 10 ग्राम का, ठीक है, एक बुलेट है 10 ग्राम का, वो 400 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, और ये एक वुडन ब्लॉक है, क्या है लकड़ी का ब्लॉक है, ठीक है, वुडन ब्लॉक है। अब इसमें आके क्या होता है, ये स्टिक कर जाता है, मीन्स इसमें आएगा और इसमें इम्बेडेड हो जाता है, ठीक है। अब जब इसमें इम्बेडेड हो जाएगा तो ये क्या होगा कि अब इम्बेडेड होने के बाद ये कुछ वेलोसिटी से इसको धकेलता है, और वही पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या होगा, कितनी वेलोसिटी से दोनों चलेगा, या फाइनल जब इसमें कॉलिजन होगा तो कितनी वेलोसिटी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, अगर रुक भी सकता है, लेकिन देखते हैं कि एक्चुअली होने क्या वाला है, ठीक है। तो वही फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आपसे पूछा जा रहा है कि ये जब बुलेट इसमें आके ये घुस जाएगा तो फिर ये कैसा चलने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन, तो समझिए यहाँ पे भी दो सिस्टम है, एक बुलेट है एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है। दूसरा इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, बुलेट आया अपना जितना फोर्स लगाना होगा लगाया होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, इसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। m1 कितना है 10 ग्राम, मीन्स ग्राम में ही रहने दो, ये भी ग्राम में ही दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं। m2 कितना है 900 ग्राम, ठीक है। वेलोसिटी v1 कितना है, सॉरी u1 कितना वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकेंड, u2 कितना है, ये तो रुका हुआ है 0 है ना, रुका हुआ है 0 है। अब देखो अब क्या होगा, दोनों एक साथ चलेगा कि नहीं चलेगा, समझो तो अगर दोनों इसमें आया ऐसे करके स्टिक हो गया, अब दोनों एक साथ चलेगा, मतलब जितनी वेलोसिटी वुडन ब्लॉक की उतनी वेलोसिटी बुलेट की भी होगी, क्योंकि दोनों अब क्या करने वाला है एक साथ मूव करने वाला है, इसमें लग आके घुसने के बाद क्या करेगा, दोनों एक साथ चलेगा। तो v1 बराबर भी v ले लेते हैं, v2 बराबर भी क्या ले लेते हैं v ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा सिस्टम का, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा सोचो तो 10 इंटू, या फिर डायरेक्ट लगाते हैं क्यों करेंगे इतना, m1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 कितना है 10 ग्राम, v1 कितना है 400, ये क्या है 900 इंटू 0, और यहाँ पे देखो m1 v प्लस m2 v, मतलब आपको फाइनली क्या मिलेगा m1 प्लस m2 इंटू v। अगर इतना हम करते नहीं, क्या करते दोनों को फिर एक ही सिस्टम मान लेते, दोनों को क्या करते एक ही सिस्टम मान लेते, तो ये पूरे ब्लॉक का फाइनल मास कितना हो जाता m1 प्लस m2 हो जाता कि नहीं, और इंटू v, मतलब पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम कितना हो जाता है, अगर ये v वेलोसिटी चल रहा तो m1 प्लस m2 v, तो फाइनली आपको यही मिलता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी उसको अप्लाई कर सकते थे। अब यहाँ पे देखिए ये वाला चीज़ तो 0 हो गया है, ठीक है, ये 10 इंटू 400 हमारे पास है इक्वल्स टू m1 प्लस m2 v, मतलब 10 प्लस 900 कितना 910 इंटू v मिलने वाला है।
तो आप v इक्वल्स टू क्या लिखोगे 10 इंटू 400 डिवाइड बाई 910। फाइनली आपको क्या मिलेगा 4.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सी। समझ में आई बात? तो देखिए एक एक लाइन का क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में लगाना है। तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन फंस जाए तो आपको घबराना नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस करके आने हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन होता है कोलिजन वाला, वो मैं भी आपको देने वाला हूँ, आपको करके लाना है, मेरे को कमेंट में उसका आंसर बताना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो कार है। ठीक है, एक का मास दिया 1500 kg, दूसरे का मास दिया 1000 kg। ये चल रहा है 25 मीटर पर सेकंड से, 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है, अब दोनों कोलाइड कर जाता है, ये इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है, ये इसके आगे चल रहा है, तो कभी ना कभी तो टकराएगा ही दोनों। अब ये टकरा गया, अब टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। तो पूछ रहा है कि इसका वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, कार 2 का वेलोसिटी आपके पास ऑप्शंस दिया हुआ 25 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर, 22.5 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन समझ में आ गया। दो कार है, वेलोसिटी दिया हुआ, मास दिया हुआ, दोनों टकराता है। एक का वेलोसिटी दे दिया, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा थ्रू आउट, इसमें का भी मास कांस्टेंट रहेगा। आपको फाइंड क्या करना है, इसकी वेलोसिटी v2 कितनी होगी। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हमारा क्या हो गया, आज कंप्लीट हो गया। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, अब आज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आपका कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल्स जितना कुछ हम करवा चुके हैं आपको, और भी हम लोग जब मैकेनिक्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो और पूरा एक सेशन ही क्वेश्चन का करेंगे, जिसमें लगभग 200 क्वेश्चन अप्रॉक्स करने वाले हैं, पूरा जितना मैकेनिक्स से क्वेश्चन आया हुआ अभी तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को बना के इसका आंसर हम लोग कमेंट कीजिए, और अगर आपको कहीं क्वेश्चन मिलता है तो उसको प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको कोई लगता है कि कोई टॉपिक और पढ़ाना चाहिए था इसमें, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगवा देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।